नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं धमतरी के पूर्व विधायक माननीय श्री इंद्रचंद चोपड़ा जी से। इनसे राजनीति से जुड़े और अन्य मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सर, भूपेश सरकार के 2 साल क्या बेमिसाल रहे हैं या बदहाल? सच बात तो ये है कि भूपेश सरकार जी के आने के बाद लोकसभा, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये पूरा साल इलेक्शन में निकल गया और जो उन्होंने वादे किए थे वो ये सोच के किए थे कि सरकार आएगी नहीं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वो 2500 रुपये समर्थन मूल्य की बात किया, कर्ज माफ़ी की बात किए, शराबबंदी की बात किए। तो 2500 रुपये किसानों को देने में ही हाथ पैर फूल गए। लोगों का, किसानों का भुगतान जो है वो होने में दिक्कत होने लगी और पूरा साल गुजर जाने के बाद कई प्रकार की कटौतियां, रकबे में कटौती और भी प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस और रुकावट के बाद किसानों की स्थिति खराब हुई। धान खरीदी बदहाल हुई। जो कर्ज माफ़ी है वो भी आधी अधूरी रही। किसानों के ही शेयर के पैसे समायोजित कर दिए गए। किसानों की बहुत सारी सोसाइटियाँ डिफ़ाल्टर हो गई जिसके चलते। और दूसरा साल जो है वो कोरोना में निकला। पहला कोरोना में भी उनकी असफलता दिखाई दी। जब जो भी पेशेंट आए उनको पहले तो उन्होंने अपनी दुर्भावना या जो हवाई यात्री जो बाहर से आए हैं वही लोग लाएंगे, इसलिए उनके साथ अमानवीय और कड़ाई की, उनको आइसोलेट किया, ठीक है। लेकिन जब भी कोई पेशेंट आया तो उसको सबको एम्स में ठूसते गए। स्थिति ये हुई कि एम्स में जितने डॉक्टर और स्टाफ है वो सब संक्रमित हुए। फिर बाहर उन्होंने कोविड सेंटर इतना लेट बनवाए और इसकी तैयारियां की और गांव में जो मजदूर महाराष्ट्र से, खास करके महाराष्ट्र साइड से आए थे, उनको स्कूलों में ठूस दिया। उसमें से कोई 1-2 संक्रमित था तो उसके चलते वो 1-2 शौचालय स्कूल में जो उपलब्ध रहता है उसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित करके गांव में रवाना कर दिए गए आइसोलेशन के नाम पर। तो वो संक्रमण की दर बढ़ा दिया और बेपरवाही रही। फिर सेकेंड फेज़ की पहले एकदम बेपरवाही रही। तो अभी हम दूसरी लहर को 2,70,00,000 की आबादी के अगेंस्ट हम उनके संक्रमण दर देखें या संक्रमण की संख्या देखें, अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा इसमें संक्रमण में मेरिट में आ गए भूपेश जी। तो कहीं पर भी भूपेश सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल में, और कांग्रेस में सत्ता आई योगी सरकार के समय, जो लूटपाट मची हुई थी वो आज देखने को फिर से मिलने लगी कि हर स्तर पर वो कहाँ से भी पैसा मिले, कैसे भी मिले, उनके छोटे मोटे छुटभइये नेता इस काम में लिप्त होना शुरू हो गए, जिससे जनता के बीच में उनकी छवि बन ही नहीं पाई। जी, शराबबंदी की घोषणा करके सत्ता में आई कांग्रेस अब घर पहुंच सेवा दे रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, जब वैक्सीनेशन की बात होती है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो वो ये कहते हैं कि गांव का आदमी कहाँ से ऑनलाइन करेगा, जबकि डॉक्टर साहब ने मोबाइल भी बांटा, के ऑप्टिकल केबल भी बिछा दिए, कनेक्टिविटी से जोड़ा है
मोबाइल कनेक्टिविटी से और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जो भीड़ लग रही है और भगदड़ होती, उससे बचा जा सकता। लेकिन वैक्सीन में उनको डिजिटलाइजेशन नहीं चाहिए, प्रदेश में और डिजिटल कार्य नहीं होना, लेकिन शराब को डिजिटल तरीके से या ऑनलाइन सेल करेंगे। इसका मतलब है कि शराब बंदी की बात करना एक थोथा नारा था, एक महिलाओं के सेंटिमेंट जो गांव-गांव में महिलाओं का आक्रोश था शराब के खिलाफ या शराब से जो नुकसान परिवार को होता है। आधी आबादी प्रदेश की, जो खास करके छत्तीसगढ़ में आधी से अधिक है, ये गौरव की बात है। महिलाओं की संख्या या जेंडर रेशियो महिलाओं का ज़्यादा है। उन वोटर्स के बीच में एक तरफा उनको समर्थन मिला सिर्फ शराबबंदी के नाम से, और वही जो गांव-गांव में महिला कमांडो बनाए हुए थे, स्व सहायता समूह बनाए हुए थे, उनको लगा कि हमारी जो मेहनत होती है, हम गांव में घूमते हैं, रात में घूमते हैं, दिन में घूमते हैं लाठी लेकर, और गांव में जो ये शराब के कारण दंगे फसाद होते हैं उसको रोक लगाते थे और ऐसे शराबियों को वो नकेल डालते थे गांव की मदद से। उनको लगा कि अब शासन ही शराब बंद कर देगी तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा, और वो शराब तो बंदी की बात दूर हो गई। अब घर पहुंच सेवा में एक प्रकार से कोचियागिरी को और बढ़ावा मिलेगा। जी सर, छत्तीसगढ़ में कोरोना लहर की दूसरी लहर इस कदर फैलने और लोगों की मौत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अव्यवस्था, मैंने पहले ही उत्तर में कहा, जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है उसको बहुत कम से कम किया जा सकता था। हमारी लापरवाही रही, हमारी सरकार और हमारे तंत्र की लापरवाही रही, सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव रहा। इसमें कोई राज्य स्तर पर कोई योजना करके काम नहीं किया गया, जबकि वैज्ञानिकों ने इसके ग्रेजुअली लहर फेज़ आने की बात कह दी थी। तो उसके आग लगने के बाद कुआं खोदने की बात होती है। अब यहाँ पहले तो यही कह दिया कि छत्तीसगढ़ में किसी को नहीं होगा, यहाँ के लोगों में बहुत रोग प्रतिरोधी क्षमता है, इम्यूनिटी है, और इसलिए उसको बड़ी लापरवाही से लिए। अगर बहुत दिनों तक थोड़े केस आए थे तो उसको बड़ा शान से उसके लिए सेखी बघारते रहे। लेकिन जब कोरोना बढ़ा है और आज पूरे देश में राज्य के जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो छोटी जनसंख्या में ज़्यादा संक्रमण और ज़्यादा मौतें हुई है छत्तीसगढ़ में, और इसके लिए सरकार विफल है। वैक्सीनेशन के मामले में उन्होंने कोवैक्सीन को ख़राब किया। करीब 1.5 लाख से ऊपर वायल वेस्ट हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके कौन जिम्मेदार हैं? राहुल जी ने कहा कि कोवैक्सीन कोई नहीं लगाएगा, इसका 3rd ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। उनके नेताओं ने, शशि थरूर ने, जयराम रमेश ने कहा, और अपने इस भोले भाले नेता के चक्कर में इन्होंने भी कह दिया कि कोवैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, और 2-2 महीने तक के ज़िले में डंप पड़ा रहा, तब जाकर कोवैक्सीन चालू हुआ। अगर वैक्सीनेशन की गति शुरू से रहती और फिर वैक्सीनेशन में उन्होंने क्लास किया, जिसको हाई कोर्ट ने दूसरे ढंग से डिफ़ाइन किया, दूसरे ढंग से उनको फटकार लगाई। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ज़िंदगी सबके लिए, हर नागरिक को ज़िंदा रहने का हक है और इसमें कोई आरक्षण नहीं होगा। फिर भी उन्होंने बीपीएल और अंत्योदय के लिए जगह बना के रखी, फिर एपीएल को दिया। आज एपीएल के लिए, यहाँ तक कि कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार ने पत्रकारों के लिए घोषणा की है कि उनका हम फ्री में इलाज कराएंगे। वैक्सीनेशन तो फ्री में होगा ही होगा, और भी गरीबों के लिए जो उन्होंने घोषणाएं की, जो पसरा लगाती हैं उनके लिए, या जिनको गुमटियों में धंधा करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। क्योंकि 50% वैक्सीन सेंट्रल से आना है, इनको खरीदना ना पड़े, ये बैंकरप्ट होने की स्थिति में आ गए हैं। सरकार कर्ज में चल रही है, सरकार के पास पैसे नहीं है, विकास के कार्य तो रुक गए। ये सेंट्रल विस्टा में मात्र 20,000 करोड़ लगना है। जिस देश का जीडीपी 3 ट्रिलियन हो, इतना बड़ा बजट रखते हों,
वो 20,000 कोई एक बारी में खर्च नहीं होता, और वो उसका विरोध करना या कोई भी विकास के कार्य का विरोध करना, भविष्य के भारत के निर्माण में अवरोध पैदा करने की बात अगर उनके नेता करते हैं तो वो भी करते हैं। वो कहते हैं कि नए रायपुर में भवन नहीं बनेंगे, विधानसभा भवन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। आपके पास पैसे नहीं, केंद्र ने जो पैसे देने हैं वो तो जिन जिन मदों में देना है वो देते ही हैं। आज 150 दिन आपको रोजगार गारंटी में भारत सरकार से मिल रहा है। रोजगार गारंटी में 100 दिन देती थी यूपीए सरकार, 50 दिन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार देती थी, अब तो पूरे 150 दिन दे रहे हैं। गरीबी रेखा के लिए जो बीपीएल परिवारों को चावल सीधे सेंट्रल से मिलता है। तो बहुत सारी योजनाएं जो सेंट्रल की है उसके लिए वाहवाही लूटना। आयुष्मान योजना को ठीक से लागू करना चाहिए, जिसमें 5 लाख तक के इलाज मुफ्त में होने का केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा एक ओवरव्यू काम होना चाहिए। हमारे पीएससी हैं, सीएससी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जिला अस्पताल हैं, ब्लॉक स्तर के अस्पताल हैं। इन सब अस्पतालों का पुनरीक्षण होना चाहिए और अलग अलग जो ये कोविड के चलते अन्य बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं उनकी भी जानें जा रही है। जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको किडनी, लीवर, दूसरे प्रॉब्लम्स है, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। जी सर, भाजपा रेत की कालाबाजारी और अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय स्तर पर मुखर क्यों नहीं हो पा रही है? राज्य सरकार इस पर लगाम लगाने से चूक रही है और गौन खनिज के साथ साथ मुख्य खनिज में भी कहीं ना कहीं चोरी होती दिख रही है प्रदेश में। आयरन ओर गाड़ियां जा रही है और उसके पास पास टीपी है कि नहीं, पर्याप्त कागजात है कि नहीं, वो तो चेक होते नहीं हैं। दूसरी तरफ गौन खनिज, चाहे वो गिट्टी हो, मुरुम हो, रेत हो, और ख़ास करके रेत, नदियों से हमारी धमतरी में हज़ारों साल में जमा रेत 24 फीट मोटा काप था, वो निकलकर नीचे पत्थर आ रहा है। ऐसा दोहन पहले कभी नहीं देखा गया। अब राजनीतिक दल है, विधानसभा में हमारे जितनी संख्या है वहाँ भी उठाते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्वेश्चन किए गए हैं, प्रश्न किए गए हैं। इसको लेकर समय समय पर धरना, आंदोलन, प्रदर्शन हुए हैं राज्य के आदेश से, राज्य की संगठन के आदेश से। यद्यपि बड़ा आंदोलन हो जाता, लेकिन जो कोविड के चलते लॉकडाउन और दूसरे कोविड प्रोटोकॉल है उसके चलते सड़क पे बड़ी लड़ाई नहीं दिख रही। जी सर, बीते दिनों भाजपा में अनुशासनहीनता के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कोई अनुशासनहीनता हुई है तो जिस स्तर पर तलब करना है, नोटिस देना है, स्पष्टीकरण मांगना है, वो मांगा गया है और उस स्पष्टीकरण का जवाब देने का हक और अधिकार कार्यकर्ता के पास है, पदाधिकारी के पास है। उसके तहत उसके स्पष्टीकरण से अगर पार्टी को संतुष्टि मिली होगी, पार्टी में जो जिस लेवल में अनुशासन को रखने की जिम्मेवारी है हमारे संघ की तरफ से प्रेषित प्रचारक ही संगठन मंत्री होते हैं और वो निष्पक्ष रूप से इस सब चीज़ों को देखते हैं। कभी कोई छोटी मोटी गलती अच्छा कार्यकर्ता कर लेता है तो उसको चेतावनी देके भी छोड़ना पड़ता है। जी सर, असम में कांग्रेस चुनाव प्रभारी रहे भूपेश बघेल जी, लेकिन पार्टी करारी शिकस्त खाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भूपेश जी प्रभारी रहे और भूपेश जी परिणाम को देख रहे हैं और इस परिणाम के बाद भूपेश जी की तो जवाबदारी बनती ही है, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री अपना सारा काम राज्य का छोड़कर वहाँ गए, वहाँ के प्रत्याशियों को यहाँ ले आए। प्रत्याशी मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में यहाँ उनको 5 स्टार होटल में रखा गया या
5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी गई और उनको यहाँ रखा गया, तो अपने ही प्रत्याशियों को यहाँ पर लाकर बंधक बनाना, ये कौन सा लोकतंत्र है। और भूपेश जी अपने परफॉर्मेंस को वो खुद देखें। जहाँ तक उनके नेता का ही परफॉर्मेंस देश में फेलियर रहा है, तो भूपेश जी की चर्चा करना ही इसमें, इस मामले में, क्योंकि देश पूरा कांग्रेस को, अब कांग्रेस तो केरल में भी नहीं आ सकती, कांग्रेस का जो खाता भी नहीं खुला वेस्ट बंगाल में, कांग्रेस है कहाँ। जी सर, 2023 में छत्तीसगढ़ की चुनावी तस्वीर क्या होगी? 2023 में अगर भूपेश सरकार की नाकामियाँ इसी तरह से चलती रही, तो जनता तो उसको सिर आंखों पे नहीं बिठाएगी, एक। दूसरा, मोदी जी की सरकार की नीतियाँ बड़ी स्पष्ट और साफ दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। और 15 साल के लोगों को डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल याद आने लग गया है कि 15 सालों में शराब की इतनी नदियाँ नहीं बही थी, इतना गौन खनिज का कोई दोहन नहीं हुआ था, इस तरह से विकास ठप नहीं हुआ था, निरंतर चला। पुल, पुलिये, सिंचाई के साधन, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सड़कें, बिजली, गांव में बिजलियां नहीं थी, पानी, पेयजल नहीं था, पेयजल, ये रोजगार, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे होमगार्ड भर्ती हो, पीएससी के थ्रू राजपत्रित अधिकारी हो, तहसीलदार हो, ये तमाम भर्तियां छत्तीसगढ़ के नौजवानों को काम भी मिला। और छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक एक 3 साल में जोगी सरकार ने कुछ नहीं किया और बृहत मध्य प्रदेश में ज़्यादा कुछ हो नहीं रखा था, तो उसमें एक स्टेबिलिटी आई थी कि राज्य एक पूर्ण शकल लिया, नई राजधानी का निर्माण और हमारे पर्यटन स्थलों को विकसित किया गया था। अब तमाम पर्यटन स्थल हम हमारे धमतरी में ही देख लेते हैं, जो हमारा गंगरेल पर्यटन है, वाटर स्पोर्ट्स शुरू हुआ भाजपा सरकार में, एडवेंचर बना, इतना बड़ा बागीचा बना, आज उसकी सड़कें पर्यटन में स्वीकृत थी, चौड़ीकरण, उसको पहले भी बजट दिया गया, जो पहले था उससे चौड़ा किया गया, जो भाजपा सरकार में 90-92 में बना था, उसके बाद भाजपा सरकार आई तब फिर बना है उसको। आज ऐसे 10 प्रमुख दर्शनीय स्थलों में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, गंगरेल का है, वो सारा काम ठप है। तो वो हम देखते हैं कि अभी तो ये भूपेश जी को भी लग रहा, कहने के लिए एक बहाना है कि कोविड का समय चल रहा है, लेकिन अभी कोविड पर जैसे नियंत्रण आएगा और उम्मीद है कि वो जो इस गति पकड़ेंगे, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, जो शुरुआत और जो 2.5 साल गुजर गए हैं और 2.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी काम जिसको छत्तीसगढ़ी में आड़ी काड़ी नहीं हुआ, नरवा घुरवा बाड़ी तक सीमित हो गए। और नरवा घुरवा बाड़ी का भी तो ठिकाना नहीं है, वो आप देख रहे हैं। पहले भी गौठान हमारे बनाए गए थे, चाहे वो रोजगार गारंटी में बनाए गए थे, 12वें-13वें वित्त आयोग से के पैसे से बनाए गए थे, समग्र विकास के पैसे से बनाए गए थे, नवा अंजोर से बनाए गए थे, पहले भी बनाए गए थे गौठान। अब उसमें थोड़ा सा मचान बना दिए, उसमें थोड़ा पैरा रख दिए, 2-4 वर्मी कंपोस्ट के नाम से कोटना बना दिए, तो इतने मात्र से कुछ गांव में नरवा गुरवा बाड़ी से छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिल गया? नहीं, नई कोई सड़कें बनी हो, नया कोई काम हुआ हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। जी सर, आने वाले दिनों में राजनीति के किस मुकाम पर धमतरी की जनता आपको देखेगी? देखिए साहब, मैं स्थिर रूप से राजनीतिक कार्य करता हूँ, स्थिर रूप से समाज में लगा रहता हूँ। मेरा जीवन ही पूरा समाज और राजनीति में गुजरा है। मैं दल की एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, उस दल की विचारधारा में रहकर जो समाज जीवन के लिए हो सकता है मैं करना चाहता हूँ, करता हूँ, और जनता का मुझसे लगाव है। बाकी दल के जो आदेश रहेंगे, बाद में जो जनादेश होता है वो बाद की बात होती है, लेकिन जनता की इच्छाओं पर ही दल चलता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी मैं जनता की, पिछले 10 सालों में भी सरकार में मैं विधायक नहीं था, सरकार थी,
लेकिन मैं विकास के कार्य के लिए बराबर जाता था प्रस्ताव लेके। माननीय मुख्यमंत्री जी उन प्रस्तावों पर काम करते रहे, डॉक्टर रमन सिंह जी, और उसका क्रियान्वयन करते गए। मुझे उसके श्रेय की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी धरती है, इसका श्रृंगार करना, यहाँ के लोगों का जीवन में विकास करना, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो, इसकी चेष्टा करना, राजनीतिक चेतना आए जिससे कोई ठग बाहर से आकर हमें ठग न सके। हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारी 3 लाख की आबादी में ही इतने लोग, हमारे अपनी विधानसभा में इतने राजनेता और राजनीतिक कद को प्राप्त करें जो छत्तीसगढ़ और देश की राजनीति में दखल रखते हैं। इसके लिए राजनीतिक जन जागरण का भी काम हम करते रहे हैं और लोगों का व्यक्तित्व विकास करके आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहे। जी सर, कोरोना की इस आपदा में क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने मास्क नहीं पहना। एक कमरे में मैं समझता हूँ कि आप भी क्योर हैं, मैं भी क्योर हूँ। मुझे कोरोना हो चुका है, कोरोना से मैं गुजर चुका हूँ, एसिम्प्टोमेटिक था और मैंने 2 टीके लगवा भी लिए हैं और पर्याप्त रूप से मैं क्योर हूँ। पर मैं ज़रा भी लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि दिखावे के लिए, फोटो सेशन के लिए ऐसा कोई कृत्य न करें। जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं किसी भी दल के, वो जिससे प्रशासन को भी अड़चन हो, लॉकडाउन के एसपीओ का उल्लंघन हो, टोटल जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन हो और लोगों को मैं वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करूं, इसकी चेष्टा मैं करता रहा हूं। वैक्सीनाइड हो और किस तरह से अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखा जा सके, इसके लिए अवेयरनेस मैं लाने की कोशिश करता हूं और यही सबका नागरिक कर्तव्य है। मैं जनता से यही अपील करता हूं कि स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए स्वच्छ भारत जो योजना मोदी जी ने चलाई, उसके परिणाम से बहुत सारे डिजीज़ जो है, वो जो साइड डिजीज़ होते थे गंदगी से, वो कम हुए हैं। तो हम निरंतर वेस्टर्न कंट्रीज़ की चर्चा करते, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, बड़ा साफ़ है, बहुत कानून है, वहाँ थूकने में कोई थूक देता है सार्वजनिक स्थान में, सड़क में, तो उसको फाइन होता है। जब हम ये कहते हैं और ये अच्छाई है, तो हम अपने जीवन में ये चीज़ क्यों नहीं लाते कि हम पान पराग और दूसरे प्रकार के गुटखे या क्या नाम हैं वो गुटखों को खाते हैं और कहीं भी थूकते हैं, उसकी पुड़िया कहीं भी फेंकते हैं, वो धरती को बंजर करती है। तो सबसे पहले मैं पान पराग पुड़िया खाने वाले लोगों से, भाइयों से निवेदन करूँगा कि कहीं भी थूकना, सार्वजनिक स्थानों में थूकना, सरकारी बिल्डिंगों में थूकना, थिएटर में थूकना, कहीं पर भी गुंजाइश दिखती है वहाँ थूक देते हैं, ये बंद कर दें। बिल्कुल ये नागरिक कर्तव्य है और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। बाकी तो कोरोना के लिए जो 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी कहा है, उसका पालन करते रहे। वैक्सीन राज्य सरकार की आपूर्ति अपनी जगह में होगी, लेकिन केंद्र ने कहा है बहुत सारे वैक्सीन अब इस एक महीने के भीतर उपलब्ध हो जाएगी। हम खरीद कर भी लगाएं, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगाएं, कोरोना का टीका ज़रूर लगाएं और उसके बाद अपने भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने के समय हम मास्क पहनें और ख़ास करके अनावश्यक गंदगी ना करें, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। डीएनए श्री ऋतुराज पवार के द्वारा पोर्टल चलाया जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने राजनीतिक चर्चाएं की है। राजनीतिक चर्चाओं में जो भी शिद्दत से निकल कर आया है, वो सब धमतरी के विकास को गति देने के लिए अपनी अपनी बातें इस पोर्टल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से रखा। साथ ही हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों का भी उल्लेख मैंने देखा। उसके बाद मैं इस पोर्टल की थोड़ी सी
आयु कम है अभी, लेकिन इसी आयु में हर एक समाज की नीड्स, प्रॉब्लम्स और उनके एम्बिशंस, उनकी ज़रूरतें, उनका समस्या, उनका समाधान और उनकी महत्वाकांक्षाओं को सामने उसका प्रकटीकरण हुआ है। मैं इसकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो ये था धमतरी के पूर्व विधायक माननीय श्री इंदरचंद चोपड़ा जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने राजनीतिक से जुड़े मुद्दों पर हमारे साथ खास चर्चा की और हमारे प्रश्नों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। सरल, सहज, सौम्य माने जाने वाले इंदरचंद चोपड़ा जी से हम लेते हैं विदाई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।